गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं वीना सहाय। ये लॉकडाउन में मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है ताकि घर में बैठे बच्चे हिंदी मीडियम से साइंस की पढ़ाई कर सके और साइंस समझ सके। ओके। मैंने क्लास 8, 9 और 10 के कई सारे वीडियोस डाले हुए हैं। अभी तो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि लॉकडाउन में तो मैंने स्टार्ट ही किया है। फिर भी कुछ चैप्टर्स 8 के, कुछ चैप्टर्स 9 के और 10th का मैंने भी बायोलॉजी स्टार्ट किया है। तो आप वीडियोस को देखें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अभी हम 10th क्लास का साइंस चैप्टर 6 यानी कि जैव प्रक्रम या लाइफ प्रोसेस पढ़ा रहे हैं। उसके भी 6 वीडियो जो तैयार हो चुके हैं वो मैंने डाल दिया है। और आज मैं पढ़ा रही हूँ रेस्पिरेशन, श्वसन। लाइफ प्रोसेस में पहले मैंने न्यूट्रिशन पढ़ाया था और आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ रेस्पिरेशन। ठीक है, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। रेस्पिरेशन सबसे पहले क्रियाकलाप दिखलाया है 6.7 चित्र में। पहला में दिखलाया गया एक परख नली में चूने का पानी लिया गया है, दूसरे परख नली में भी चूने का पानी लिया गया है और उसमें एक नलिका डाली गई है, रबर नलिका। एक्सपेरिमेंट ये है कि चूने के पानी में निश्वास द्वारा वायु प्रवाहित हो रही है और दूसरे टेस्ट ट्यूब में चूने के पानी में वायु पिचकारी द्वारा प्रवाहित की जा रही है। तो चूने के पानी को दूधिया होने में किसमें ज्यादा समय लगता है और किसमें कम लगता है। ये है हमारा एक्टिविटीज क्रियाकलाप 6.4, है ना। चित्र में देखिए, चूने का पानी डाला हुआ है तो एक परख नली में ताजा तैयार किया हुआ चूने का पानी लेंगे और इस चूने के पानी में निश्वास द्वारा निकली वायु प्रवाहित करेंगे, जो चित्र 10.1 में दिखला रहा है। नोट कीजिए कि चूने के पानी को दुधिया होने में कितना समय लगता है और एक सिरिंज या पिचकारी द्वारा दूसरी परख नली में ताजा चूने का पानी लेकर वायु प्रवाहित करते हैं। इस बार चूने के पानी को दूधिया होने में कितना समय लगता है। निश्वास द्वारा निकली वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा के बारे में यह हमें क्या दर्शाता है। हमें ये दर्शाता है निश्वास द्वारा निकली वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक है ना। हमने जब सांस छोड़ा तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इसमें अधिक है और परख नली ए में चूने का पानी जल्दी दूधिया होगा। ठीक है। चूने के पानी को दूधिया होने में कितना समय लगता है। परख नली ए में चूने का पानी को दूधिया होने में बहुत कम समय लगेगा, ये तुरंत दूधिया हो जाएगा। और बी टेस्ट ट्यूब में अधिक समय लगेगा, है ना, क्योंकि निश्वास द्वारा निकली हुई वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक है। ठीक है। छोटा सा एक्सपेरिमेंट से हमें यही पता चला कि निश्वास द्वारा जो हमने सांस छोड़ा है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक है और जिसके कारण चूने का पानी जल्दी दूधिया हो जाता है। ठीक है। अब है क्रियाकलाप 6.5। किसी फल का रस या चीनी का घोल लेकर उसमें कुछ ईस्ट डालिए और एक छिद्र वाली कॉर्क लगी परख नली में इस मिश्रण को ले जाते हैं। कॉर्क में मुड़ी हुई कांच की नली लगाएंगे और कांच की नली के स्वतंत्र सिरे को ताजा तैयार चूने के पानी वाली परख नली में ले जाएंगे। चूने के पानी में होने वाले परिवर्तन को तथा इस परिवर्तन में लगने वाले समय के अवलोकन को नोट करेंगे। किण्वन के उत्पाद के बारे में हमें क्या दर्शाता है। किण्वन मीन्स फर्मेंटेशन, है ना। जब
ईस्ट में ये फर्मेंटेशन होता है, ये क्रिया होती है, तो अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड तैयार होता है। ठीक है, अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा तैयार होता है। अब हम पढ़ेंगे पिछले अनुभाग में हम जीवों में पोषण पर चर्चा कर चुके थे। जिन खाद्य पदार्थों का अंतःग्रहण पोषण प्रक्रम में के लिए होता है, कोशिकाएं उनका उपयोग विभिन्न जैव प्रक्रम के लिए ऊर्जा प्रदान करने के लिए करती है। विविध जीव इसे भिन्न विधियों द्वारा करते हैं, जैसे कुछ जीव ऑक्सीजन का उपभोग ग्लूकोज को पूर्णतः कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में विखंडित करने के लिए करते हैं, जबकि कुछ अन्य जीव दूसरे पथ का उपयोग करते हैं जिसमें कि ऑक्सीजन प्रयुक्त नहीं होती है। इन सभी अवस्थाओं में पहला चरण ग्लूकोज एक 6 कार्बन वाले अणु का 3 कार्बन वाले अणु पायरुवेट में विखंडन होता है। ये जो अभी मैं पढ़ रही हूँ वो नीचे एक्सपेरिमेंट में, नीचे क्रियाकलाप में अभी दिखलाएंगे कि भिन्न पथों द्वारा ग्लूकोज का विखंडन कैसे होता है ना। तो ऊपर में जो भी हम पढ़ रहे हैं कि पहला चरण ग्लूकोज एक 6 कार्बन वाले अणु का 3 कार्बन वाले अणु पायरुवेट में विखंडन होता है। ये ग्लूकोज के विखंडन के बारे में, ग्लाइकोलिसिस के बारे में बतला रहे हैं। यहाँ पर देखिए विभिन्न पथ का चित्र दिया हुआ है ना। इसको पढ़ लेने से फिर है यह प्रक्रम कोशिका द्रव्य में होता है। इसके पश्चात पायरुवेट इथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो सकता है। यह प्रक्रम किण्वन के समय ईस्ट में होता है ना। जैसे फर्मेंटेशन के समय ईस्ट में होता है, क्योंकि यह प्रक्रम ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, इसलिए इसे कहते हैं अवायवीय श्वसन। यहाँ पर ये देखिए, ये ईस्ट में हो रहा है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो रहा है, और इसका प्रोडक्ट है इथेनॉल या अल्कोहल। इसे कहेंगे इथाइल अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा और 2 कार्बन अणु। ठीक है, ग्लूकोज का विखंडन होता है 6 कार्बन अणु, पायरुवेट 3 वायु में अणु प्लस ऊर्जा। और ये क्रिया कहाँ हो रही है? ये फंक्शन हो रहा है कोशिका द्रव्य में। ठीक है, पायरुवेट का फॉर्म होता है C3H4O3, है ना। पायरुवेट का होता है सूत्र C3H4O3। इसे अवायवीय श्वसन कहते हैं, क्योंकि ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। पायरुवेट का विखंडन ऑक्सीजन का उपयोग करके माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। पायरुवेट का विखंडन ऑक्सीजन का उपयोग करके माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यह प्रक्रम 3 कार्बन वाले पायरुवेट के अणु को विखंडित करके 3 कार्बन डाइऑक्साइड का अणु देता है। यहाँ पर देखिए, पायरुवेट का विखंडन करके 3 कार्बन अणु देता है ना। 3 कार्बन अणु देता है। दूसरा उत्पाद जल है। यह प्रक्रम 3 कार्बन वाले पायरुवेट के अणु को विखंडित करके 3 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु देता है। ये है दूसरा उत्पाद जल है, क्योंकि यह प्रक्रम ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ये है तीसरा। पायरुवेट का विखंडन माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, तो इसका उत्पाद है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल और प्लस ऊर्जा, है ना।
ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने के कारण ये क्या कहलाता है? वायवीय श्वसन कहलाता है। और ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में एक क्रिया होती है जिसमें कि इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड ऊर्जा और दो कार्बन अणु तैयार होते हैं। इन्हें हम कहते हैं अवायवीय रेस्पिरेशन, अवायवीय श्वसन, है ना। और ये कार्बन की ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ये कहलाता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊर्जा, इसका प्रोडक्ट है और ये कहलाता है वायवीय श्वसन। तो वायवीय श्वसन में ऊर्जा का मोचन अवायवीय श्वसन की अपेक्षा बहुत अधिक होता है ना। ये तो क्लियर है। वायवीय श्वसन में अवायवीय श्वसन की अपेक्षा, यानी कि इसके अनुपस्थिति जहां पर है वहां पर तो अवायवीय श्वसन होगा। तो वायवीय श्वसन में अवायवीय श्वसन की अपेक्षा ऊर्जा का मोचन काफी अधिक होता है। कभी कभी जब हमारी पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है तो पायरुवेट के लिए विखंडन के लिए दूसरा पथ अपनाया जाता है। ये है जब ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है। ठीक है। जब कभी हमारे पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है तो पायरुवेट का विखंडन, ये पायरुवेट का विखंडन के लिए दूसरा पथ अपनाया जाता है जहां पायरुवेट 3 कार्बन अणु वाले, देखिए यहाँ पर है 3 कार्बन, जहां पायरुवेट 3 कार्बन अ, अ, 3 कार्बन वाले अणु लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं। यहाँ पर लैक्टिक अम्ल है, लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं। अचानक किसी क्रिया के होने से हमारी पेशियों में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होना एक क्रैम्प का कारण हो सकता है। तो यहाँ पर क्या है कि ऑक्सीजन की जब कमी हो जाती है हमारी मांसपेशियों में, पेशी कोशिकाओं में, तब ये लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा उत्पाद तैयार होता है और 3 कार्बन अणु तैयार होते हैं। ठीक है। ये 3 कार्बन अणु वाले लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ग्लूकोज का विखंडन यानी कि ग्लाइकोलिसिस होना या ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होना 3 पथों में दिखलाया गया है। एक है वायु की उपस्थिति में, एक है वायु की अनुपस्थिति में और एक है वायु की कमी में, है ना। एक कमी में है, कमी में हमारा प्रोडक्ट है लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा और 3 कार्बन अणु, और अनुपस्थिति में ईस्ट में प्रोडक्ट है इथेनॉल, इसको इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा और 2 कार्बन अणु। और ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस जल H2O प्लस ऊर्जा, और ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ग्लाइकोलिसिस कोशिका द्रव्य में हो रहा है, ग्लूकोज का विखंडन कोशिका द्रव्य हो रहा है और इन्हें विभिन्न पथों द्वारा ग्लूकोज का विखंडन दिखलाया गया है। ठीक है। आप इतने सारे रिएक्शन को और इस सब नाम को, प्रोडक्ट को आप याद रखिएगा, है ना। तो ये आप याद रखने से आप इन सारी चीजों को आराम से लिख लेंगे, इन सारी चीजों को जिसको मैंने अभी शुरू में पढ़ा। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में विखंडित करने के लिए करते हैं। यहां से पहला चरण ग्लूकोज एक 6 कार्बन वाले अणु का 3 कार्बन वाले अणु पायरुवेट में विखंडन है। यदि मुझे ये सब पूरा याद है, ये प्रक्रम कहाँ हो रहा है? कोशिका द्रव्य में। तो इसे हम इस तरह से आसानी से लिख लेंगे। ठीक है। इसके लिए हमें समझना बहुत जरूरी है, ये हम रट के नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले हमें ध्यान देना है ग्लूकोज का विखंडन होता है
3 पायरुवेट अणु में। फिर विखंडन होता है 3 पथों में। पहला पथ है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, जिसको ईस्ट में होता है और उसका प्रोडक्ट इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड है। दूसरा है कोशिका ऑक्सीजन के अभाव में, हमारी पेशी कोशिका में होता है, जिसमें लैक्टिक एसिड और ऊर्जा है। कार्बन के 3 अणु है। और तीसरा है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जो है माइटोकॉन्ड्रिया में। और कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा प्रोडक्ट होता है ना। तो ये ग्लूकोज का विघटन को हमें याद रखना है। कोशिकीय श्वसन द्वारा मोचित ऊर्जा तत्काल ही एटीपी नामक अणु के संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाती है। ठीक है। एटीपी नामक अणु, एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या कहते हैं इसको? कहते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। फॉस्फेट 3 अणु इसमें फॉस्फेट के रहते हैं, इसलिए कहते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये अणु के संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाती है, जो कोशिका की अन्य क्रियाओं के लिए ईंधन की तरह प्रयुक्त होती है। जब कोशिका में ईंधन की आवश्यकता होती है, हमारे जब शरीर में ऊर्जा की कमी होने लगती है ना, ईंधन की आवश्यकता होती है, तब हमें यहाँ से ऊर्जा मोचित होती है और हर कोशिका के अंदर होने वाले क्रियाओं को करती है। ये एटीपी जमा रहता है माइटोकॉन्ड्रिया में, इसे कहा जाता है ऊर्जा गृह। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? यहाँ पर जो माइटोकॉन्ड्रिया, इस माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग बोलते हैं ऊर्जा गृह। इसमें ऊर्जा संचित रहता है ना। यहाँ ऊर्जा संचित रहता है, ऊर्जा संग्रह होता है, इसलिए इसे कहा जाता है पावर हाउस। तो जब कोशिका की अन्य क्रियाओं के लिए ईंधन की तरह प्रयुक्त होती है, एटीपी के विखंडन से एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा मोचित होती है, जो कोशिकाओं के अंदर होने वाले एंडोथर्मिक क्रियाओं का परिचालन करती है। एटीपी के विखंडन से निश्चित मात्रा में ऊर्जा मोचित होती है, जो कोशिका के अंदर होने वाली एंडोथर्मिक क्रियाओं का परिचालन करती है। कोशिकीय श्वसन द्वारा मोचित ऊर्जा, ठीक है, ये जो रेस्पिरेशन हुआ, सेल रेस्पिरेशन कोशिका के अंदर हो रहा है ना, तो इसको हम लोग कोशिकीय श्वसन कहते हैं। तो कोशिकीय श्वसन द्वारा मोचित ऊर्जा, जो ऊर्जा निर्माण हुआ, जो ऊर्जा संश्लेषित हुआ, वह तत्काल एटीपी नामक अणु के संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाती है। ठीक है। एटीपी ऊर्जा, ये ऊर्जा है। अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अधिकांश कोशिकीय प्रक्रमों के लिए एटीपी ऊर्जा मुद्रा है। एटीपी ऊर्जा मुद्रा है। श्वसन प्रोसेस में, श्वसन प्रक्रम में मोचित ऊर्जा का उपयोग एडीपी यानी कि एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडीपी तथा अकार्बनिक फॉस्फेट से एटीपी अणु बनाने में किया जाता है। एडीपी से एटीपी बनाने में, एटीपी अणु बनाने में किया जाता है। तो एडीपी हो गया एडिनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस अकार्बनिक फॉस्फेट, जो ये पी लिखा हुआ है ना, ये पी है फॉस्फेट ऊर्जा, और ये क्या बन रहा है एटीपी। पी क्या है? फॉस्फेट। ठीक है। तो कोशिकीय प्रक्रमों के लिए एटीपी ऊर्जा मुद्रा है। श्वसन प्रक्रम में मोचित ऊर्जा का उपयोग एडीपी तथा अकार्बनिक फॉस्फेट से एटीपी अणु बनाने में किया जाता है, जो यहाँ पर हमारा एडीपी प्लस पी और क्या बन गया एटीपी। यहाँ पर 2 अणु था डाइफॉस्फेट, यहाँ पर हो गया ट्राइफॉस्फेट, 3 अणु। एंडोथर्मिक क्रियाओं कोशिका के अंदर तब इसी एटीपी का उपयोग क्रियाओं के परिचालन में करते हैं। जल का उपयोग करने के बाद एटीपी में
जब अंतस्थ फॉस्फेट संलग्नता खंडित होती है तो 30.5 के किलो जूल या पर मोल के तुल्य ऊर्जा मोचित होती है। जब एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है और कोशिका के अंदर होता है तो ये एटीपी का उपयोग क्रियाओं का परिचालन में करते हैं। मतलब कि एटीपी का उपयोग हर क्रिया में होता है और जल का उपयोग करने के बाद एटीपी में जब अंतस्थ फॉस्फेट संलग्नता खंडित होती है तो 30.5 किलो जूल पर मोल के तुल्य ऊर्जा मोचित होती है। एक बैटरी विभिन्न प्रकार के उपयोग के लिए ऊर्जा प्रदान करती है ना। एक बैटरी विभिन्न प्रकार के उपयोग के लिए ऊर्जा प्रदान करती है, जैसे कि यांत्रिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, सौर ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा और इसी प्रकार अन्य के लिए उपयोग में लाई जाती है ना। जिस तरह से एक बैटरी विभिन्न प्रकार के उपयोग के लिए ऊर्जा प्रदान करती है, यह यांत्रिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा और इसी प्रकार अन्य के लिए उपयोग में लाई जाती है। इस तरह कोशिका में एटीपी का उपयोग पेशियों के सिकुड़ने, प्रोटीन संश्लेषण, तंत्रिका आवेग का संचरण आदि अनेक क्रियाओं के लिए किया जाता है ना। कोशिका में एटीपी का उपयोग यानी कि इस ऊर्जा का उपयोग, एटीपी क्या हो गया, ऊर्जा पुत्रा, तो एटीपी का उपयोग पेशियों के सिकुड़ने, प्रोटीन संश्लेषण, तंत्रिका आवेग का संचरण आदि अनेक क्रियाओं में किया जा सकता है। तो पायरुवेट के बारे में थोड़ा सा और हम लोग हल्का सा जान लेते हैं। पायरुवेट को पायरुविक एसिड जो है वो है CH3COCOH, है ना। ये पायरुवेट जो है इसका फॉर्मूला है C3H4O3, लेकिन पायरुविक एसिड का है CH3COCOH। और लिखने से फिर जब हम इसको काउंट करें तो वही होगा C3H4O3। तो पायरुवेट इज important chemical compound in biochemistry. It is out part of a metabolism of glucose, ठीक है, known as glycolysis. Pyruvic acid occurs in all living cells. All living cells में pyruvic acid पाया जाता है और इसका फॉर्मूला वही है C3H4O3 और लिखते हैं हम लोग CH3COCOOH, ठीक है। तो आज हम तो उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा, है ना। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आप लोग को। और मैं नेक्स्ट वीडियो में और आगे बतलाऊंगी, है ना। नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे बतलाऊंगी। इस तरह आप लोग हमारा वीडियो को देखें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जल्दी से जल्दी नए वीडियो का नोटिफिकेशन कर सकूं, आप लोग को मिल जाए। ओके बाय, थैंक यू।